हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 4 इंडस्ट्रीज़ क्लास 8 जियोग्राफी। इससे पहले मेरे चैनल पर एजुकेशन जोन पर चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 की वीडियोस कम्प्लीटली अपलोडेड हैं जियोग्राफी क्लास 8 की। तो अब स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ से। Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? It started its life as a part of a tree. It was cut down and transported to pulp mill. There, the wood of the tree was processed and converted into the wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कभी आपने सोचा है, अपने दिमाग में थॉट लाया है कि जो नोटबुक आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जो पेपर है जिस पे आप लिखते हो वो एक कितने लंबे प्रोसेस के बाद बना है, उसकी कितनी लंबी एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो बना है और हमारे पास आया है। सबसे पहले उसने जो अपनी लाइफ एज अ ट्री स्टार्ट करी, ट्री को कट करा गया और ट्री को ट्रांसपोर्ट करा गया पल्प मिल में। वहाँ पर जो है वुड जो है ट्री की उसको प्रोसेस करा गया और उसको फाइनली किस में कन्वर्ट करा गया, वुड पल्प में। अब जो वो वुड पल्प है उसको काफ़ी सारे केमिकल्स के साथ मिक्स करा गया और उसके बाद फाइनली मशीन्स की हेल्प से और केमिकल की हेल्प से जो है वो एक पेपर बन के आया। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस। अब इस पेपर को जो है प्रेस में लेके जाया गया। प्रेस में जो है पेपर ना प्रिंट होते हैं, ठीक है, पेपर के ऊपर प्रिंटिंग का काम होता है प्रेस में मशीन्स की हेल्प से। तो वहाँ पे जो इंक है जो कि केमिकल से बनी है उससे जो है पेपर के ऊपर लाइंस डाली गई मशीन्स की हेल्प से और इंक की हेल्प से। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। उसके बाद उन पेजेस को एक नोटबुक में बनाया गया, कन्वर्ट करा गया, उसके बाद उन्हें पैक करा गया और फिर उन्हें मार्केट में भेज दिया गया सेल के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड, और फिर वहाँ से आपने मार्केट से वो नोटबुक परचेज़ करी और वो फाइनली आपके पास आ गई। तो यहाँ पे एक अच्छा लंबा प्रोसेस हमें बताया गया है कि एक जो नोटबुक है जो आप राइटिंग के लिए यूज़ करते हो वो कैसे फाइनली आप तक पहुँचती है। तो एक ट्री था जिससे पेपर बनाया, फिर नोटबुक बनाई, मतलब कितना लंबा प्रोसेस था। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो है हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके, प्रोसेस करके, ठीक है, उनको वो चेंज करती है उन रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में जो कि हम यूज़ करते हैं। एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज्ड इंटू पेपर एंड पेपर इंटू अ नोटबुक। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा है कि जो पल्प है उसको पेपर में चेंज करा गया और फिर उस पेपर को फाइनली नोटबुक में चेंज करा गया। दीज रिप्रेजेंट 2 स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब ये जो स्टेज है जो पेपर और नोटबुक बनाई गई वो 2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव had value added to them at each stage of manufacturing process। जो पेपर पल्प से बनता है, वुड पल्प से, और जो क्लॉथ कॉटन से बनता है, हर एक प्रोसेस जो उनके ऊपर होता है वो उनमें एक वैल्यू डालता जाता है। मतलब हर एक प्रोसेस से जब वो गुजरेंगे तो जो है उनकी वैल्यू वो डालता जाएगा जो प्रोसेस है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। In this way, the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from। तो इसलिए जो फिनिश प्रोडक्ट है, मान लीजिए जो कॉटन की शर्ट है उसकी ज़्यादा वैल्यू है, उसकी ज़्यादा यूटिलिटी है, ज़्यादा यूज़ है, उसकी ज़्यादा कीमत है, वो ज़्यादा वैल्यू करता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है जिससे वो बना है कॉटन, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आया है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रॉ मटेरियल। बस इसमें यही बताया गया। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इंडस्ट्री जो है उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी? जो रॉ मटेरियल है
उसको प्रोसेस करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि जो गुड्स है उनकी प्रोडक्शन करी जाती है फॉर द सेल इन मार्केट फॉर द कमर्शियल यूज़, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन करी जाती है मिनरल्स की, यानी कि जो मिनरल है उनको खोद के जो है ज़मीन से निकाला जाता है, ठीक है। और सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। Thus we have iron and steel industry, production of goods. आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड में इंक्लूड होती है, क्योंकि स्टील और आयरन से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो है हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल में आ जाती है, ठीक है। कोल को हम माइन करते हैं तो हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल में आ जाती है। जो कोल है वो हमारा फ्यूल्स वगैरह में यूज़ होता है। एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री जो कि हमारी सर्विस प्रोवाइडर में आ जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज़ एंड ओनरशिप। इंडस्ट्रीज़ को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली तो है रॉ मटेरियल, फिर साइज़ और ओनरशिप, तीनों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहला हमारे पास है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़। इंडस्ट्रीज़ एग्रो बेस्ड भी हो सकती हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर वगैरह के उसमें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। मेरीन बेस्ड भी हो सकती हैं और मिनरल बेस्ड भी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसा रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रही हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज़ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो प्लांट और एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके वो यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। अब फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फूड जो भी बनता है, वेजिटेबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे जो हैं, और लेदर इंडस्ट्रीज़, वो सारी जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं, क्योंकि ये सारे जो है हमें एनिमल्स और प्लांट से ही प्रोवाइड होती हैं चीज़ें। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर प्राइमरी इंडस्ट्री डैट यूज़ मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं क्योंकि मिनरल्स जो हमारे रॉ मटेरियल है उनसे जो है फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि कोल है उससे जो है हम फ्यूल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फीड अदर इंडस्ट्रीज़। जो ये प्रोडक्ट हैं इन इंडस्ट्रीज़ के वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करते हैं प्रोडक्शन वगैरह में। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। आयरन जो कि आयरन ओर से बनता है वो हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है। दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। आयरन जो बनता है आयरन ओर से वो काफ़ी सारे चीज़ों के प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, जैसे कि हैवी मशीनरी हो गई, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, रेलवे कोचेज़ हो गए, इन सब में। मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज़ प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशन एज रॉ मटेरियल। जो मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री, नाम से पता लग रहा है मैरीन, तो वो जो है अपने रॉ मटेरियल जो है यूज़ करती है सी और ओशन से। इंडस्ट्रीज़ प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। जो इंडस्ट्री सी फूड का प्रोसेस करती हैं, सी फूड बनाती हैं, उनकी प्रोडक्शन करती हैं और फ़िश ऑयल बनाती हैं, वो सारी हमारी मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, नाम से पता लग रहा है कि फॉरेस्ट बेस्ड है, तो फॉरेस्ट के ही रॉ मटेरियल को वो यूज़ करेंगी अपने मटेरियल के लिए। द इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फर्नीचर, बिल्डिंग। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारी फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है, वो पल्प है, पेपर इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री और बिल्डिंग इंडस्ट्री है। और जो हमारी ये फार्मास्यूटिकल्स होते हैं ना, वो हमारे हेल्प करते हैं मेडिसिन्स की उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे उसमें हेल्प करते हैं फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट है साइज़ के बेस पे। रॉ मटेरियल के बेस पे देख लिया हमने कि एग्रो बेस्ड होती हैं जो कि प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट यूज़ करती हैं एज रॉ मटेरियल। मिनरल बेस्ड वो होती हैं जो मिनरल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है, और मिनरल जो है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में इंक्लूड होता है। मैरीन बेस्ड में हमने देख लिया सी और ओशन एज
जो है उसके एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। फॉरेस्ट बेस में हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस है उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। तो यहाँ सारे हमारे रॉ मटेरियल में आ गए। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ, किसी भी बेसिस पे आपसे पूछ लिया जा सकता है, या तीनों ही बेसिस पे आपसे पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है साइज़ के बेस पे। साइज़ है तो लार्ज और स्मॉल होगा। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले साइज़ में जो चीज़ देखी जाती है कि कितना कैपिटल, यानी कि कितना लैंड, ठीक है, आपके पास है, आपने इन्वेस्ट करा है, ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। उसके बाद कितने नंबर ऑफ़ पीपल, कितने लोग आपने एम्प्लॉय करे हैं, और कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले तो आ जाती हैं। बेस्ड ऑन साइज़ इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। साइज़ के बेस पे इंडस्ट्रीज़ को या तो छोटी इंडस्ट्रीज़ या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसे क्लासीफाई करा जाता है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिसंस। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके अंदर आ जाती है हमारी कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जिनके अंदर जो है आर्टिसंस जो है अपने हाथों से जो है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बास्केट वीविंग, पोट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाता है जो बास्केट बनती है ना बैम्बू वगैरह से, या तो वो हमारी उसमें आ जाती है कॉटेज इंडस्ट्री में। जो पोट्री बनती है यानी कि जो घड़े वगैरह बनते हैं, या फिर और भी हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट बनते हैं, वो सारे हमारे कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं। ऑफकोर्स जो पोट्री वगैरह है, जो बास्केट वगैरह है, वो खुद लोग हाथ से मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाती है। तो ये सारे एग्जांपल हमारे कॉटेज इंडस्ट्री के हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है, ऑब्वियस सी बात है, लोग बना रहे हैं उसे खुद अपने हाथों से, तो टेक्नोलॉजी का कम यूज़ होगा, मशीन्स कंप्यूटर्स का कम यूज़ होगा, ठीक है। और जो कैपिटल लगेगा वो भी कम लगेगा, यानी कि जो लैंड वगैरह है वो भी कम लगेगा, क्योंकि कम लोग जो है काम करेंगे, कम टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि, और हाथों से काम होगा तो वो लगेगा, कम कैपिटल लगेगा और इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट है कंपेयर टू दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट। अब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज़ सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ज़्यादा लैंड इन्वेस्ट करा जाएगा, ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है उन वो भी ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुए जाएंगे, रॉ प्रोडक्ट्स भी जो है ज़्यादा चाहिए होंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज़ सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी जो है, मशीन्स वगैरह, जो भी कंप्यूटर्स वगैरह है, वो सब भी बल्क में चाहिए होगा, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सिल्क वीविंग, जो सिल्क वॉर्म से सिल्क वीव होता है ना, जो सिल्क वॉर्म को पहले मरबली लीव्स पर जो है ब्रीड करते हैं, फिर उनसे सिल्क ऑब्टेन करते हैं। और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे फूड खाना वाना आपके ऑयल वॉयल बनते हैं, वो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाते हैं। और ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन के लिए, कार्स वगैरह, उनके पार्ट्स वगैरह, इंजन्स वगैरह, हर चीज़ की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा बड़ी मशीनरी चाहिए, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाती है। फूड के प्रोसेस के लिए जो है हमारी, और कॉटेज के प्रोसेस के लिए स्मॉल स्केल आ जाती है, ऑटोमोबाइल वगैरह के लिए लार्ज स्केल आ जाती है, यानी कि कार वगैरह के इंजन वगैरह और भी पार्ट्स वगैरह, उन वो सब जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास ओनरशिप। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इन सारे सेक्टर्स में जो है हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, वो या तो एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो हैं उसे मिलके
उसमें काम करते हैं, उसे ओन करते हैं, ठीक है। उसमें किसी बाहर वाले बंदे की इंटरफेरेंस नहीं होती। जो लोग उसके लिए एम्प्लॉयड हैं, जिनकी टीम है, वही लोग जो है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को ओन करते हैं। और जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, ओन करती है, इसीलिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन और मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी जो है हमारी पब्लिक सेक्टर में आती है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो या तो एक स्टेट ओन करती है, मैनेज करती है, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं मिलके मैनेज या ओन करते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो ये हमारी मारुति उद्योग लिमिटेड, ये जो है हमारी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। कोऑपरेटिव जो सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किनके द्वारा मैनेज करी जाती हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स और सप्लायर होते हैं उस प्रोडक्ट के, ठीक है, उस रॉ मटेरियल के, ठीक है, और वर्कर्स जो उस रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर और सप्लायर हैं वो लोग, और जो वर्कर्स हैं वो उन लोगों के द्वारा जो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ मैनेज करी जाती हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डायरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डायरी जो है ये हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं। यहाँ पे आपको दे भी रखी है, यहाँ पे सुधा डायरी और कोऑपरेटिव सेक्टर। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग location of industry. The factor affecting the location of industries are the ability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market. अब जो फैक्टर्स हैं जो कि चाहिए होते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, ठीक है, जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं ऐसे वो क्या है। पहले तो रॉ मटेरियल, ईज़िली रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। लैंड अवेलेबल होना चाहिए कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। कैपिटल होना चाहिए बेसिकली। इंडस्ट्री है तो पानी का यूज़ होगा, तो आसपास रिवर कुछ ऐसा होना चाहिए, पानी की एबिलिटी होनी चाहिए। लेबर होनी चाहिए, ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री है उसमें मशीन्स के साथ लोग भी काम करेंगे तो लेबर की भी रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, प्रॉपर चाहिए। कैपिटल चाहिए, मशीन्स वगैरह चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्ट चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचने के लिए। फाइनल प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में बन गया उसको मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आसपास मार्केट चाहिए, आसपास मार्केट होगी तो ही जो है सेल अच्छी होगी या फिर वहाँ से रॉ मटेरियल लाना ईजी होगा। इंडस्ट्रीज़ आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर इजीली अवेलेबल। तो इंडस्ट्री को जब सेटअप करते हैं, जब इंडस्ट्री बनाते हैं तो वो वहीं सेटअप करते हैं जहाँ पर या तो ये सारे फैक्टर्स लैंड, वाटर, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केट अवेलेबल होती हैं, या फिर इनमें से कुछ फैक्टर्स जो मोर इम्पॉर्टेंट हैं वो अवेलेबल हों, तभी जो है इंडस्ट्री को सेटअप करा जाता है, ठीक है। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड initiative like subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that industry may be located in backward area. अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस तरह से सिटीज़ वगैरह में तो नहीं करा जा सकता ना लोकेट, तो इंडस्ट्रीज़ को वहाँ लोकेट करा जाता है सिटीज़ से थोड़ा हट के अलग से। तो वहाँ पर जो है ये सब चीज़ों की जो है फैसिलिटीज़ कई बार अवेलेबल नहीं होती है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो इन इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्रीज़ को जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी उन्हें प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि जो है इंडस्ट्रीज़ को बैकवर्ड एरियाज़ में लोकेट किया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ्टन लेफ्ट टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा हेल्प करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प करती है डेवलपमेंट और ग्रोथ की, किसकी, टाउन्स एंड सिटीज़ की, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन होगी, लोगों तक
जो है मटेरियल पहुँचेगा, प्रोडक्ट्स पहुँचेंगे, तो क्या होगा, ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। और इंडस्ट्रीज़ है तो लेबर की भी ज़रूरत होगी, तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी होगी। तो इन सारी चीज़ों में जो है हेल्प करती है इंडस्ट्रीज़। तो पार्ट 1 इंडस्ट्रीज़ के चैप्टर में हमने फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ तक पढ़ लिया है। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।